गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस की क्लासेस डेली बेस पे चल रही है, जिसमें जिसमें हम प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रहते हैं जो आपको आने वाले एग्जाम बहुत हेल्प करने वाला है। जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आने वाले सारे एग्जामों के ही क्वेश्चन है जो आरआरबी में प्रीवियस ईयर आए ही भी हैं। तो हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं आज का जो सेशन है तो आपका स्पेशली ग्रुप डी के लिए इस वजह से है क्योंकि आज के सारे क्वेश्चन ग्रुप डी के ही आए हुए हैं। आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कैसे लैंग्वेज घुमाता है, कैसे क्या करता है, सारी चीजें आप समझ पाओगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना विलंब के। चलो स्टार्ट करें आज की क्लास को। देखते हैं इस क्लास का पहला क्वेश्चन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वंशागत, तो कौन सा होगा? वो होगा आपका कौन सा होगा? ये होता है आपका डीएनए। अब देखो आरएनए तो आप कट कर ही दोगे, प्रोटीन भी कट कर दोगे और एंजाइम्स भी कट कर दोगे। जो डीएनए है तो ये आंसर मारोगे। अब इसमें तो आप करेक्ट कर लोगे। यहाँ पे अगर ऑप्शन एक जीन भी होता, जीन, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते कि जीन मारे कि डीएनए, लेकिन इसका आंसर जो रहेगा तो डीएनए ही रहेगा कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है, तो डीएनए ही जाना जाता है। अगर इसके संक्षिप्त रूप के बारे में बात करें तो इसका डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल इसका पूर्ण रूप होगा। अगर आरएनए की बात करें तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन हमारे सेल्स के निर्माण में काम करती है, सेल्स को बनाने में काम करती है। अगर इसका पाचन की बात करें कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो इसका प्रोटीन का पाचन और छोटी आंत में होगा। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन, इन सब चीजों का पाचन छोटी आंत में होता है। एक चीज लिख लीजिए, सारी चीजों का पाचन कहाँ होगा? ये छोटी आंत में ही होगा। छोटी आंत में होगा। बट जल का पाचन कहाँ होगा? जो जल का पाचन कहाँ होगा? तो जल का अवशोषण ये बड़ी आंत में होगा। कहाँ? बड़ी आंत में होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। जो एंजाइम्स की बात करेंगे तो एंजाइम्स क्या होते हैं? तो ये हमारा खाना पचाने में हेल्प करते हैं। खाना पाचक में हेल्प करेंगे। ठीक बात है। तो आंसर इसका तो हुआ डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है और 96 माइक्रो एम्पियर की धारा उसमें होकर प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन है तो आप गिवन डेटा जरूर पहले लिखिएगा। एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं कि गिवन लिखे फिर उसमें करें, डायरेक्ट लिखना है। V बराबर कितना है? 24 वोल्ट। और धारा कितनी है? I बराबर कितना है? 96 माइक्रो एम्पियर लिखा है। माइक्रो मतलब 10⁻³ एम्पियर। ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये सब लिखना नहीं है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिखेंगे? V बराबर I इंटू R होता है ना, V बराबर I इंटू R ये होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे में आते भी हैं, इससे बहुत फेवरेट है टॉपिक ये। तो देखो वोल्टेज कितना दिया है? 24 वोल्ट। करंट कितना दिया है? 96 इंटू 10⁻³ इंटू R। हमको क्या निकालना है? देखो लिखा है प्रवाहित धारा चालक का प्रतिरोध कितना होगा, R ही निकालना है। तो R यहां से निकाल लोगे तो R कितना निकल के आएगा? तो देखो 24 से कम 24 चक्कू 96, 4 बचे। तो देखो ये 10 की पावर कितना है?
-3 है, ये इधर आएगा तो ये 1000/4 हो जाएगा बराबर R। ठीक है, तो ये कितनी बार में जाएगा? 250 बार में। 250 बार में। कितनी बार में? 250 बार में। तो 250 R मतलब ये ओम, तो आंसर कितना आएगा? 250 ओम। 250 ओम, तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर थर्ड इज करेक्ट, 250। ये सारी चीजें आप सब, ये कैलकुलेशन तो आप सब कर ही लोगे अच्छे से। कैलकुलेशन करने में तो वैसे भी आप माहिर हो। ये चीजें बस हमने ऐसे बता दिया, आप ये चीजें अच्छे से जानते हो। अगर ज्यादा घिस लग रहा तो इधर R की वैल्यू लिख लो। वैसे समझ गए होंगे इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। कितना हो जाएगा? 1000/4। ये कितना हुआ? 250 बार में जाएगा। बस ठीक है, आंसर कितना हुआ? आंसर आपका थर्ड सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर होगा, कितना होगा? देखो, जब किसमें जोड़ा जा रहा है? श्रेणी क्रम में R1 जोड़ा जा रहा, R2 जोड़ा जा रहा, R3 जोड़ा जा रहा, तो ये क्या होगा? ये R के बराबर होगा, कुल R के, ये R कुल है, R कुल के बराबर होगा। तो क्या होगा? मोटाई के अनुपातिक होगा, प्रतिरोध के समानुपाती होगा, समान रूप से विभाजित होगा, या फिर समान होगा? क्या होगा? प्रतिरोध के अनुपातिक होगा, प्रतिरोध के समानुपाती होगा। तो आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हाइड्रोकार्बनों के एल्काइन समूह का पहला सदस्य है। एल्काइन समूह का, किसके? हाइड्रोकार्बनों के एल्काइन समूह का पहला सदस्य। एल्काइन समूह, तो देखो हाइड्रोकार्बन की बात अब कर लेते हैं पहले। हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो ये कितने? दो तरीके के होंगे, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये दो तरीके का होगा। ये कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक बात है। अब देखो अगर इसके फार्मूले की बात करेंगे तो ये क्या होगा? CnH2n+2। अगर इसकी बात करेंगे तो CnH2n, एक कम हो जाएगा इसमें 2। इसकी बात करेंगे तो CnH2n-2। सबसे बड़ा आपका संतृप्त होगा, जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, जो डबल बनाएगा फिर उससे छोटा, फिर ट्रिपल वाला उससे छोटा। अगर इसकी बात करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? इसको एन बोलेंगे, एन। इसको इन बोलेंगे, इन। इसको आइन बोलेंगे, क्या? आइन, YNE, आइन। देखो क्या कह रहा है? हाइड्रोकार्बनों के एल्काइन समूह का पहला सदस्य। एल्काइन समूह का पहला सदस्य कौन सा हो जाएगा? एथाइन। एथाइन कौन सा? एथाइन हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रोपाइन ब्यूटाइन नहीं होगा, प्रोपाइन नहीं होगा और मिथाइन नहीं होगा, क्या होगा? एथाइन। एथाइन पहला सदस्य होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अवशिष्ट उत्पाद है? देखो उत्पन्न अवशिष्ट उत्पाद है, देखो जो प्रकाश संश्लेषण से निकलेगा। तो देखो ग्लूकोज तो आपका C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, यही निकलता है। कैसे ये निकलेगा? कैसे? CO2 जब रिएक्ट करेगा H2O से, जल से, तब ये बनेगा। तो ये क्या है? ये तो कार्बनिक पदार्थ है,
ये कार्बनिक है, ये है क्या, ये है ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या है, ये ऑक्सीजन उत्पाद है, उत्पाद, ठीक। तो ये अकार्बनिक है, ये भी पूछ लेता, ये अकार्बनिक है, तो क्या पूछ रहा है, तो ग्लूकोज तो बन नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या अपशिष्ट थोड़ी है, जल अपशिष्ट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड से तो अभिक्रिया ही करता है, तो अपशिष्ट क्या बचेगा आपका, ऑक्सीजन, क्या बचेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या बचेगा, अपशिष्ट आपका बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट, ऑक्सीजन जो होगा इसका अपशिष्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। अब देखो, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होगा, क्लोरीन, ठीक है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होगा, क्लोरीन। अब देखो, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी, तो फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन। तो देखो इसमें सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता पूछा है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा आपका, क्लोरीन। अगर विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा पूछता तो आपका फ्लोरीन होता, तब क्या होता, तो आपका फ्लोरीन होता, फ्लोरीन। अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछ रहा तो फ्लोरीन, और ऋणात्मकता पूछ रहा तो क्लोरीन, ठीक है। अब देखो, अगर इसकी बात करेंगे तो कौन सा ग्रुप होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेंसिन। देखो ये क्या हो जाएंगी, ये गैस हो जाएगा, ब्रोमीन लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड, ये दोनों ठोस। अब देखो ये होगा कौन से, ये 17वां ग्रुप, कौन सा, 17वां ग्रुप को कहते क्या है, इसको बोलेंगे हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप बोलते हैं 17 को। 16 को क्या बोलेंगे, चलगोजा ग्रुप, ठीक है। 18 को क्या बोलेंगे, 18 को बोलेंगे हैलोजन, आपका 18 अक्रिय गैस है, ठीक बात है। अब पहले को क्या बोलेंगे, पहला मृदा धातु, दूसरे को क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर क्लोरीन हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्लोरीन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है, तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है। मान लो जैसे अगर CaO को अगर जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्या निकलेगा, प्लस ऊर्जा, उष्मा, ठीक है। तो ये क्या इंगित कर रहा है, ये उत्पाद की तरफ जा रहा है, मतलब प्रोडक्शन। ये क्या है, ये आपका उत्पाद ही तो है ना, ये उत्पाद ही तो है ना, ये सारा उत्पाद ही तो है। तो ये क्या इंगित करता है, ये इंगित करता है उत्पाद को। देखो अभिकारक को तो करेगा नहीं, विलेयक को भी नहीं करेगा, अभिक्रिया की परिस्थितियों को भी नहीं करेगा, किसको, आपको उत्पाद की तरफ करेगा। अब देखो उत्पाद को इंगित करता है, ये तीर जो है ये किसको इंगित करेगा, उत्पाद को इंगित करेगा, ठीक बात है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर के आर्मेचर के घूर्णन की दिशा डैश की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। तो किसकी सहायता से,
ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से। किसकी? अगर आर्मेचर के घूर्णन की दिशा, आर्मेचर घूर्णन दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ से ज्ञात की जा सकती, बाएं हाथ के नियम से। तो कौन सा है? देखो आंसर, बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम नहीं होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होगा। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके डैश के बीच के संबंधों का परिरक्षण किया। तो किसका किया था? देखो, मेंडलीफ की आवर्त सारणी ने तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उनके डैश, देखो किसके बीच में करा था? परमाणु द्रव्यमान तथा भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों दोनों के बीच में संबंध का परीक्षण किया था। भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म का परीक्षण किया था। गुणधर्म का परीक्षण किया था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल रासायनिक गुणधर्म नहीं, केवल भौतिक नहीं, रंग, भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म। हाँ, भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा डी, भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म का परीक्षण किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन चयन करना है। अब देखो, गलत कथन चयन करना है। देखो, ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं हैं वे उपभोक्ता होते हैं। देखो, उत्पादक हो चाहे ना हो, उपभोक्ता तो जरूर होंगे। तो ये तो सही है। कह रहा ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं हैं वे उपभोक्ता होते हैं। देखो, उत्पादक हो चाहे ना हो, जैसे मनुष्य उत्पादक नहीं है बट उपभोक्ता तो है, तो ये तो करेक्ट लिखा है। ठीक है। केवल अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, आपका जो उसमें देखो शेर जो है हिरन को भी खाता है, शेर लोमड़ी को भी खाता है, शेर मनुष्य को भी खा रहा है। तो अनेक स्तर पे उसको भोजन मिल सकता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब कह रहा है जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, नीचे कितना होगा? जैसे नीचे मान लो यहाँ पे 100 है, ठीक, तो यहाँ कितनी हो जाएगी? इसकी 10% कम हो जाएगी, 10% ही जाएगी इसकी, तो 10% जाएगी। यहाँ ऊपर कितनी होगी? ऊपर 1 की बचेगी। तो देखो क्या कह रहा, जितना नीचे बढ़ोगे उतना ज्यादा हो जाएगी, कम नहीं होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा। ठीक है, कम तो नहीं होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि भाई ऊपर जाने पे कम पड़ेगी, नीचे जाने पे ज्यादा होगी। तो ये आपका गलत है। तीसरा। चौथा पढ़ो, खाद्य जाल में 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती है। ये भी बात सही है। देखो, ये चौथी और दूसरी बात सेम कह रहा है। चौथी तीसरी दूसरी बात सेम कह रहा, तो ये भी सही है। खाद्य जाल में 1 से अधिक पोषक तत्व एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो आपका आंसर तो आपका हो जाएगा तीसरा, क्योंकि तीसरा गलत पूछ रहा तो आंसर तीसरा ही सही होगा, क्योंकि गलत पूछ रहा है। तो ये जो खाद्य श्रृंखला का ये रहता है अपना
तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है? ये होता है अकॉर्डिंग टू लिंडेमान। लिंडेमान ये 10% ऊर्जा स्थानांतरण होती है अगले स्तर पर। अगले स्तर पर 10% ऊर्जा स्थानांतरण होगी। तो देखो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा? ऑलवेज सीधा, ऑलवेज सीधा, और कैसा? अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर। पूछता है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा, तो ऊर्जा का पिरामिड सीधा होगा और ऊपर की ओर होगा। अगर पूछेगा तालाब का कैसा होगा, तालाब का सीधा भी होगा उल्टा भी होगा, दोनों तरीके का होगा। जंगल का पूछ लेगा तो जंगल कैसा होगा, जंगल कैसा होगा? सीधा होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक निश्चित आकृति का एक कोषीय जीव है। एक कोषीय, इस पर गौर करना, एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं जिन्हें पश्चमाभिका कहा जाता है का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए। देखो एक कोशिकीय है, पहली बात एक कोशिकीय। दूसरी बात ये अपने भोजन ले जाने के लिए उस अपने रोम जैसे पश्चमाभिका का इस्तेमाल करता है। तो देखो पहली बात तो देखो ये दोनों एक कोशिकीय ही है, एक कोशिकीय है। तो ये कट गया, यूग्लिना भी कट गया, तो ये दोनों में से एक आंसर होगा। तो देखो प्लाज्मोडियम तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि देखो पैरामीशियम जो होता है ये पश्चमाभ का यूज करता है खाना खाने के लिए। ये पश्चमाभ का यूज करता है, पश्चमाभिका का यूज करता है। तो आंसर कौन सा होगा? देखो प्लाज्मोडियम में नहीं होगा तो आंसर पैरामीशियम होगा। आपका आंसर पैरामीशियम होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक होता है? किसका क्वथनांक सर्वाधिक होगा? तो देखो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और लिथियम है, Li है, लिथियम क्लोरीन और कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे ज्यादा क्वथनांक होता है और ये बहुत इस पानी से अगर रिएक्शन करवाएंगे तो बहुत भारी मात्रा में उष्मा भी देता है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित किए गए चित्र ये जो बनाया है इसका अनुसार एक प्रकाशिक उपकरण X वस्तु AB के लिए प्रतिबिंब CD निर्मित करता है। उपकरण X एक है, देखो AB छोटी वस्तु, इसका 2 गुना CD बना रहा है, तो बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है। बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाएगा? अवतल दर्पण बनाएगा। कौन बनाएगा? अवतल दर्पण। अवतल लेंस नहीं बनाएगा, अवतल दर्पण। ये दोनों तो बनाएंगे नहीं, तो अवतल दर्पण बनाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V1 कितना है? 6 वोल्ट। इसे 9 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है। तो V2 बराबर हो जाएगा कितना? 9 वोल्ट। तो क्या कह रहा है? V1 अपान V2 करना है तो डिवाइड कर दो सीधे, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2/3। हाँ 2/3 है आंसर आपका।
आंसर आपका डी सही हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशी एक कोई लड़का है या लड़की है, अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है। उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है, यह विलयन कौन सा हो सकता है? अब देखो रंग फीका पड़ेगा, देखो बेकिंग सोडा से तो रंग कपड़ा धुलोगे नहीं, बेकिंग सोडा से धुलोगे नहीं, टेल्कम पाउडर से भी नहीं धुलोगे, साधारण नमक से आप कपड़ा धुल के देखना, आपके कपड़े का कलर फीका नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसमें। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर डाल दिए, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर समझो एक ऑक्सीकारक एजेंट है, ऑक्सीकारक, तो ऑक्सीकारक है तो ये कपड़े का कलर फीका कर देता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है C6H12O6AQ, मतलब लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म बता रहा है, लिक्विड फॉर्म है। अगर ऑक्सीजन ये भी लिक्विड में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा दी गई अभिक्रिया के लिए विशिष्ट मान क्या होगा? तो देखो ये क्या होगा, ये ऊर्जा रूपांतरण है? नहीं। क्या है? पाचन नहीं, उपापचय नहीं, क्या है? एक ये श्वसन है। क्या है? श्वसन है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मेंडल ने मटर के पौधे में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधे के लिए क्या फेनोटाइपिक अनुपात मिला? तो क्या फेनोटाइपिक अनुपात इनको मिला था? 9, 3, 3 और 1 का अनुपात, ये अनुपात मिला था। आप याद कर लीजिए अनुपात को, ये मिला था। तो आंसर कौन सा? 9331 ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई? तो ये के साइंटिस्ट थे हल्दाने। कौन सा? जेबीएस हल्दाने। कौन? जेबीएस हल्दाने साहब ने क्या बोला कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई है। जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई है। तो ये कौन से? हल्दाने साहब। इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है जीव विज्ञान के, जो कभी हम लोग पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आरआरबी जरूर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर कार्य कर रहा हो और धारा चालक के माध्यम से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो, तो डैश चालक दिशा में आगे बढ़ेगा। कौन सी दिशा में आगे बढ़ेगा? नीचे की ओर आगे बढ़ेगा। कौन से? नीचे की ओर आगे बढ़ेगा। तो नीचे की ओर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऊपर की ओर तो आपका जा रहा है आपका चुंबकीय क्षेत्र, दाईं ओर तो क्या जा रहा है? दाईं ओर जा रहा है। क्या? दाईं ओर से आ रहा है, और बाईं ओर नहीं होगा। क्या होगा? नीचे की ओर होगा। तो आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं, अब मिलते हैं कल की क्लास में। कल आपके क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों को अपने क्लास से शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।